हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज इस ऑफिशियल चैनल से मैं फिर से लेके आया हूँ रीजनल ज्योग्राफी के बारे में। अभी तक ज्योग्राफी में मैंने डिवीजन पहले ही कर रखा है, आप जाके वहाँ सिलेबस से देख सकते हो कंप्लीटली डिटेल्स में कि कैसे कैसे है, किन किन पोर्शन में क्या क्या चीज़ों को हम कवर करेंगे। वहाँ आपको एक सेक्शन मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी का, एक मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी का और एक मिलेगा लास्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी का। जब करंट का डेटा आएगा उस समय हम उसमें अपलोड कर देंगे। फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स के साथ ज्योग्राफी में एक सेक्शन हम बनाएंगे जिसमें जैसे बहुत सारे पर्वतों का पता चला, 20-25 पर्वत पहाड़ जो हैं एक साथ रख दिया, 10-15 पठार रख दिए, 25-30 नदियां जो पूरे विश्व में बहती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको एक जगह रख दिया, झीलों को एक जगह रख दिया, झरनों को एक जगह रख दिया, ऐसे ऐसे घास के मैदान हो गए उन्हें कर दिया, मरुस्थल है उन्हें कर दिया। ये मिसलेनियस पोर्शन में हम एक साथ रखेंगे जिसमें से लार्जेस्ट कौन, स्मॉलेस्ट कौन, कौन कहाँ है, या जो इंपॉर्टेंट हो या इस साल में कहीं ना कहीं करंट में रहा हो उनको एक अलग फोल्डर में हम डालेंगे। अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है यानी कि विश्व का भूगोल है उसको प्रादेशिक भूगोल के भी नाम से जाना जाता है, रीजनल ज्योग्राफी के भी नाम से जाना जाता है। रीजनल ज्योग्राफी में जब हम देखे थे फिजिकल ज्योग्राफी में यानी कि भौतिक भूगोल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक थियरी हमने पढ़ाई थी आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। उम्मीद है सबको याद होगी, महाद्वीपी विस्थापन का सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और उसी में आते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हेस, मैकेंजी, मॉर्गन ने दिया था। उसमें भी जो प्लेट्स है ना उनका नाम दिया था हेस ने। उस पूरी थियरी को आप देखेंगे तो बताया जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, उस समय पूरा भारत नहीं पूरा विश्व दो पार्ट में डिवाइडेड था। जैसे ये अर्थ देख रहे हो ना, ये क्या है ना कि ये दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड था इनिशियली। और इस डिवीजन में जो सबसे बड़ा पार्ट था वो था पानी वाला जिसको कहा जाता था पैंथालासा, और एक था जो लैंड वाली पार्ट थी उसको कहते थे हम लोग पैंजिया। पैंजिया फर्दर कई पार्ट में टूटा, दो पार्ट में, कई पार्ट में, दो पार्ट में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ऊपर वाले को लॉरेशिया कहा जाता था, नीचे वाले को गोंडवाना कहा जाता था। यही लॉरेशिया फिर 3 पार्ट में टूटता है और उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सबसे बड़ा महाद्वीप की रचना करता है। ये जो है 1 नंबर, ये है एशिया। ये कौन सा महाद्वीप बनता है? एशिया महाद्वीप बनता है, पहला महाद्वीप जो सबसे बड़ा बनता है। किससे, किस महाद्वीप से टूटने से बन रहा है? ये बन रहा है लॉरेशिया से। जो पैंजिया का पहला वाला पार्ट ऊपर वाला टूटा था लॉरेशिया, उससे ये पहला महाद्वीप बनता है। इसी लॉरेशिया से जो दूसरा हिस्सा टूट के अलग होता था वो ग्रीनलैंड का था। और ये कौन सा है? इसको कहें तीसरे नंबर पर रखे हैं, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जो नीचे का गोंडवाना लैंड फर्दर कई हिस्से में टूटता है, उससे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बनता है और ये बनता है कौन सा? अफ्रीका। ये है अफ्रीका। एटलस निकाल लीजिए सब लोग, अपने साथ वीडियो को पॉज करिए, एटलस ले लीजिए ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बनता है उस पैंजिया के टूटने से अफ्रीका। गोंडवाना लैंड का भाग है ये अफ्रीका। तीसरा जो हिस्सा टूटता है वो लॉरेशिया से टूटता था ऊपर वाले से, और वो बनता है क्या? उत्तरी अमेरिका। जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप बनता है वो बनता है गोंडवाना लैंड के हिस्से से टूटने से, और वो है क्या? दक्षिणी अमेरिका। आप अपने घर में भी कुछ मैप लगा रखे होंगे, वहां से देख सकते हैं, उन मैप्स पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ का मैप तो है ही, साथ में एटलस अगर आपने उठा लिया तो सोने पर सुहागा निश्चित है। ये 4 बड़े महाद्वीप बन गए ना, बन गए ना। 5वां जो प्लेट जो टूट रहा है ना उससे बन रहा है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये महाद्वीप बन रहा है। ये जो प्लेट गोंडवाना लैंड के हिस्से से टूट के बनता है वो बना रहा है कौन सा? ये 5वां महाद्वीप। और ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको ओशियानिया के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें ओशियंस के बीच में कई सारे, ये तो देश भी है और यही महाद्वीप है, ये पूरा पूरा महाद्वीप के अंदर आता है, ये ओशियानिया है, ठीक। यहाँ ये 5वां बनता है। 6वां जो महाद्वीप है वो उसी, ये जो हिस्सा है अभी हम देखेंगे आगे चल के, ये 6वां था और इसको क्या कहते थे हम लोग? यूरोप के नाम से जाना जाता है। सबसे समृद्ध देशों में सबसे ज्यादा अगर देश हैं वो यूरोप के ही हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। ये 6 महाद्वीप बनते हैं और 7वां महाद्वीप बनता है ये गोंडवाना लैंड का, जो सबसे निचला हिस्सा टूट के चला जाता है, वो बनता था क्या? अंटार्कटिका। यही तो है। आप थियरी रिवाइज करिए, वापस दोबारा देखेंगे। और एक प्लेट, जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी में एक प्लेट बताई गई थी जिसमें यूरोप हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा ये प्रशांत महासागर का प्लेट। यही है क्या? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? सबसे बड़ा महासागर भी यही बन के तैयार होता है और इसका नाम था क्या? प्रशांत महासागर।
ठीक है। इस प्रशांत महासागर के बाद बीच में ये महासागर बनता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर। अगर हम देखें तो ये ए कर लेते हैं, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। महासागर में भी देखें, और ये कौन सा हो जाएगा, बी। और ये क्या था, अटलांटिक महासागर। ये कौन है, अटलांटिक महासागर है, बी नंबर पे। सी पे देखते हैं तो यहां है, ये इसको 3 न करके क्या करें, सी कर लें। सी है ये है क्या, जो भारत के नाम पर, भारत के नीचे जो महासागर है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन है, ठीक। और जो चौथा बनता है, सबसे छोटा, सबसे छिछला, सबसे फ्रेश वाटर वाला, वो है ये डी। ये क्या था, आर्कटिक। सबसे ऊपर में क्या बन रहा है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। हो गया ना। और यही, क्योंकि पृथ्वी देखेंगे ना तो गोल है ना, गोल सी दिखाई देती है, तो यही प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है। इसको वापस उठा के बेंड करिए तो गोल हो जाएगा। ये क्या है, ये भी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। यही हमारा पूरा पूरा पृथ्वी है, इसकी संरचना है। यही वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, एक एक को उठा के। हर किसी पर एक चैप्टर बनेंगे। मैं शायद 1.5 घंटे या 1.25 घंटे का एक वीडियो बना, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं, मैं कह रहा हूं किसी किताब को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ल्यूसेंट में जितना भी आपको डेटा दिया है उसका डबल लिखा हुआ है। मेरी जो रेफरेंस किताबें थी इसको बनाने की, एनसीईआरटी में इतना डेटा दिया नहीं, तो मैं एनसीईआरटी का तो कह ही नहीं सकता कि एनसीईआरटी से मैंने बनाया है। हाँ, मेरी जो ऑप्शनल की किताब थी सविंद्र सिंह की, मैंने उन किताब से की हेल्प ली है। सविंद्र सिंह सर की किताब है। दूसरी किताब जो हमने ली थी वो ल्यूसेंट की किताब ली थी। तीसरी किताब हमारे पास माजिद हुसैन की थी, जिससे हम रीजनल ज्योग्राफी को कवर किए। और चौथी एक और हमारी अपनी पर्सनल लिखी हुई किताब है, जो हमारे यहाँ चलती है, हमारी कोचिंग में पढ़ाई जाती है। आप चाहें तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। उस किताब की हमने मैक्सिमम हेल्प ली है। ठीक, इन 4 सोर्सेज से मिला के बनाया गया है। इसलिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और किताब को उठाने की, अगर इतना पोर्शन आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जो उम्मीद की जाती है कि लगाएं। अगर नहीं भी लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से टैकल किया जा सकता है। देखिए, पूरा 100% मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप अगर ज्योग्राफी मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अब कोई ये कह दे कि 100% क्वेश्चन मेरे ही नोट से आएंगे, ये असंभव है। कोई किताब तो क्लेम नहीं कर पाती। हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या क्लेम कर सकते हैं, कितना लिखेंगे, कितना कंटेंट हम आपको डिलीवर करेंगे। इसलिए साथ में जरूरत है प्रैक्टिस सेट लगाने की। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जो कंटेंट दिया जा रहा है वो पढ़ते रहिए, भरोसा रखिए क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, जिसको हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं आज के दिन, वो है क्या, एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। वो महाद्वीप जिसमें हम खुद रहते हैं, वो महाद्वीप जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखिए ना, ये देखिए, ये इसकी बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक बन के तैयार हो रही है। यही है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ठीक, ये सबसे बड़ा है, चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें, चाहे हम जनसंख्या की बात करें। लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, मैं पीडीएफ में इतना कंटेंट लिखा हूं कि आपको जरूरत ना पड़े जल्दी किसी चीज को हिट करने की। घबराइए नहीं, लिखिएगा मत साथ में, बस सुनिए, ध्यान रखिए चीजों को, जो बताया जा रहा है, जो कनेक्ट कराए जाने की कोशिश की जा रही है, उसको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले एशिया है तो क्या है, एशिया एक महाद्वीप है। कहाँ है यह महाद्वीप की कुछ सीमाएं हैं। पूर्वी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा क्या है, उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है। इन सीमाओं पर कोई देश है, कोई पर्वत है, कोई नदी है, कोई झील है, कोई नहर है, कि कोई सागर है। इन सारी चीजों को एक एक करके हम देखेंगे। चलो, ये तो शायद अभी मैप की जरूरत पड़ेगी, चलो यहीं से शुरू करते हैं ना, जरूरत जब पड़ेगी तब पड़ेगी, देखा जाएगा। अभी यहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन चीजों को। शायद ब्लू ले लिया तो लिखित देखना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये ले लेते हैं ब्लैक कलर। विजिबिलिटी कैसी है आप बाद में बताइएगा हमें। ये एशिया महाद्वीप है। आप अपना एटलस निकालिए, एशिया महाद्वीप खोलिए और उसको देखिए। ये अभी ने बताया, पहली चीज इसके बारे में जानने की जरूरत है वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें, चाहे हम
जनसंख्या की बात करें, दोनों मामले में, चाहे सबसे बड़ी झील पूछे वो भी एशिया में, सबसे गहरी झील पूछे वो भी एशिया में, सबसे ऊंचा जगह वो भी एशिया में, सबसे निचला जगह वो भी एशिया में, सबसे गहरा जगह वो भी एशिया के बगल में, सबसे ज्यादा बारिश वो भी एशिया में, पूरी दुनिया का सबसे ठंडा स्थान वो भी एशिया में। इतनी चीजें हैं एशिया में। अभी देखते हैं एक एक चीज करके कि क्या है। चलो, सबसे पहली चीज तो हम डिफाइन करें कि इसकी बाउंड्री क्या है, वही बताने की कोशिश की जाएगी। चलो थोड़ा देखते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखते हैं कि बाउंड्री पर क्या आता है। ठीक है, देखो कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज हमने क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स नहीं बनाए गए हैं। जो कॉन्क्रीट पॉइंट है, जो याद करने की जरूरत है, उन्हीं को यहां लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि चाहे जनसंख्या के हिसाब से हो, पॉपुलेशन के हिसाब से हो, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो, सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। ठीक, इसमें भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है पूरे दुनिया में? चाइना की। अभी इंडिया हाल ही में क्रॉस कर गया है, लेकिन जब तक सेंसस का डेटा नहीं आता हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखिए वही बाउंड्री की बात कर रहा है ना कि एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है, एशिया अफ्रीका से कैसे अलग होता है, एशिया उत्तरी अमेरिका से कैसे अलग होता है, और एशिया ऑस्ट्रेलिया से कैसे अलग होता है। इन चारों जगहों पर कुछ बाउंड्रीज बनाई गई हैं, थोड़ा देख लेते हैं फिर उसको मार्कआउट करवा देंगे हम आपको मैप पे। कह रहा है एशिया यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा, काला सागर द्वारा, कैस्पियन सागर द्वारा, यूराल पर्वत है और बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इसी से अलग होता है। देखो यही तो था, कह रहा है कि बाउंड्री बनाने के लिए तो ये एशिया और ये यूरोप। ठीक है, सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये बन रहा है क्या? यूराल पर्वत। यही तो है, यूराल पर्वत बन रहा है। अब इस यूराल पर्वत के साथ इधर देखिए बाउंड्री बनते आ रही है किससे? ये है आपका कैस्पियन सी। ये है कौन सा? कैस्पियन सागर है, दुनिया का सबसे बड़ा झील। फिर दूसरे नंबर पर यहां मिलता है, ऐसे बाउंड्री बनती है, ये है क्या? काला सागर। क्या है ये? काला सागर है। एटलस में साथ में देखते रहिए, ये कैस्पियन सागर था, दूसरा वाला कौन सा था? काला सागर था। तीसरा यहीं से निकलेंगे, इधर आएंगे तो ये मिलेगा यहां पर, ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये भी बाउंड्री बना रहा है, भूमध्य सागर भी बाउंड्री बना रहा है। और फिर नीचे उतरते हैं तो ये कौन सा है? ये है आपका लाल सागर। देखते रहिए मैप में अपने साथ मार्क आउट करते रहिए, लाल सागर यही तो है। नीचे से चलें तो ये क्या हो रहा है कि अगर अच्छा यूरोप की बात की जाए तो यूरोप से अलग होता है, देखो यूराल माउंटेन से, कैस्पियन सी से, काला सागर से और भूमध्य सागर से। लेकिन अफ्रीका, ये कौन सा रीजन है? ये अफ्रीका का रीजन है। अफ्रीकन रीजन से ये किससे अलग हो रहा है? अफ्रीकन रीजन से होता है लाल सागर से। और ऊपर इतनी दूर एक नहर बनी हुई है, जिस नहर का नाम है क्या? स्वेज नहर। यही तो है। क्या कह रहा है? एशिया यूरोप से कैसे अलग हुआ? पहला था भूमध्य सागर, नीचे से चलते हैं, उसके ऊपर काला सागर यानी ब्लैक सी है, उसके ऊपर कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, फिर उसके ऊपर एक पर्वत है जो यूरोप और एशिया के बीचों बीच है, यूराल पर्वत, और फिर एक दे रखा है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये ब्लैक सी के नीचे। जब स्ट्रेट पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको कहाँ है। फिर कह रहा है कि एशिया यूरोप से, अच्छा वही बात है। फिर दूसरी बात आती है कि बियरिंग जलसंधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। देखो ये जो एशिया है ना, देखो इस इसमें मार्किंग देखो कर ही रखा है, ये यूराल पर्वत है, ये कैस्पियन सी है, और ये कौन सा हो गया? ब्लैक सी। और नीचे उतरते हैं, ये स्वेज नहर है, ये लाल सागर है, इससे अलग हो गया इधर से। और इसका हिस्सा इधर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है रसिया का, और इधर पीछे से देखेंगे तो अलास्का का। यहां देखिए तो ये एशिया था, तो ये जो रीजन है ना यहां पर, ये जो देखिए ये अलग कर रहा है। इसी स्ट्रेट को कहा जाता है बियरिंग स्ट्रेट। नीचे बियरिंग सागर है, ऊपर चुकची सागर है, और बीच में एक जलसंधि है जो बियरिंग सागर को चुकची सागर से आपस में जोड़ता है, उसी जलसंधि का नाम है क्या? बियरिंग जलसंधि। ठीक, अब इस बियरिंग जलसंधि के द्वारा जो ये जो एशिया है ये किससे अलग हो जा रहा है? किससे अलग हो रहा है? अपने उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका और अगर एशिया के बीच में जैसे देखेंगे ना पूरा गोल सा बाउंड्री बनाता है, तो वो बनाता है बियरिंग सी। और बियरिंग सी, चुकची सी और बियरिंग स्ट्रेट, इससे अलग करता है कौन? उत्तरी अमेरिका से। लेकिन जब बात की जाती है यूरोप की, तो यूरोप में आप देखे थे ना, चलो दिखाते हैं इधर, ये यूराल माउंटेन है, इससे अलग हुआ।
इसके बाद ये कैस्पियन सागर था, इससे अलग हुआ। उसके बाद ये ब्लैक सी था, उससे अलग हुआ। फिर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर था, उससे अलग हुआ। नीचे बढ़ते हैं इधर अफ्रीकन रीजन पर, तो ये लाल सागर था, इससे अलग हुआ। बीच में यही स्वेज नहर मिलती थी, तो इससे अलग हुआ। और नीचे आते हैं तो देखिए इंडोनेशिया के नीचे जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वहां पर एक स्टेट मिलेगी जिसको कहा जाता है टॉरस स्टेट। ठीक, ये पापुआ न्यू गिनिया के ठीक नीचे है ऑस्ट्रेलिया, और पापुआ न्यू गिनिया के बीच में एकदम डिवीजन करता है, उसका नाम है क्या, टॉरस स्टेट। और इस तरह से देखेंगे इतने सारे डिवीजन्स आपको मिल जाएंगे कि इनसे इनसे ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। फिर दे रहा है ना लाल सागर और स्वेज जलडमरू से एशिया और अफ्रीका की अलग ही, यानी अफ्रीका से किससे अलग हुआ, लाल सागर और स्वेज जल संधि है, स्वेज कैनाल है। अगर हम उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से कहें तो बियरिंग स्टेट से अलग हो रहा है। यूरोप से कहें तो क्या हो गया, मेडिटेरेनियन सी, उसके ऊपर बढ़े क्या, ब्लैक सी, उसके ऊपर बढ़े कैस्पियन सी, और उसके ऊपर बढ़े यूराल माउंटेन। सारा का सारा बाउंड्री बनके तो तैयार हो गया, क्या ही रह गया इसको देख। चलो एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लो, क्योंकि हो सकता है हम बाद में मिटा दें इसको। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। हो गया। तो ऐसा क्या है कि देखिए आपको अब ये पता चल गया कि एशिया की बाउंड्री क्या है। चलो आगे देखते हैं, एशिया की बाउंड्री के आगे बढ़ते हैं कि अगले पॉइंट्स क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अब ये जैसे हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था ना कि दुनिया की बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे निचला, सबसे ऊंचला, ये सारे स्थान अपने यहाँ ही है भाई, अपने एशिया में ही है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज कह रहा है कि दुनिया की सबसे गहरी झील यानी कि डीपेस्ट लेक पूछ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी और सबसे गहरी दोनों में अंतर होता है। और सबसे बड़ी में भी पूछ रहा है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जरा सा भी कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन पट से गलत हो जाता है। सबसे बड़ी झील है बैकाल, और यह बैकाल कहाँ है, अपने ये देखो, ये दिख रहा है ना, मंगोलिया के ऊपर है छोटा सा। आप एटलस खोल लो साथ में, देखो क्या कह रहा है, ये है ना बैकाल लेक, यही दुनिया की सबसे गहरी झील है। फिर कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है, बर्खोयास्क, ये भी साइबेरियन रीजन में है। देखो इधर से दिखाते हैं हम आपको, ये रसिया है ना, ये साइबेरिया का स्थान है। यूराल माउंटेन और लीना नदी, ये एक नदी है, और ये क्या है, ये एक पर्वत है, पर्वत यूराल पर्वत। और ये कौन सी है, एक लीना नदी है। ये यूराल पर्वत है, और ये क्या हो गई उधर से लीना नदी। इसी के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसी को कहा जाता है साइबेरिया। आप एटलस निकालिए, तुरंत देख लीजिए उसमें साइबेरिया। इसी साइबेरिया में एक स्थान है बर्खोयास्क, और इसी में दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। अगर आपसे पूछ दे दुनिया का सबसे गर्म स्थान, तो वो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका का डेथ वैली है। उत्तरी अमेरिका में एक जगह है डेथ वैली, वो दुनिया की सबसे गर्म स्थान है। हाँ, एशिया का गर्म स्थान सबसे पूछ दे तो वो इजराइल में है। अभी देखते हैं सबसे ठंडा स्थान कह रहा है बर्खोयास्क, साइबेरिया, रसिया में है। फिर बात आती है दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, वो होती है अपने इंडिया में, मेघालय, चेरापूंजी में। और चेरापूंजी के पास एक जगह है, कौन सा, मासिनराम, है ना, मासिनराम, यहीं पर देखो, ये जो रीजन है हमने सब बांग्लादेश उठा लिया है अपने साथ ही। ये मासिनराम मेघालय में, इन्हीं पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा बारिश भी अपने यहाँ ही होती है पूरे दुनिया में, मासिनराम, भारत। अगला कह रहा विश्व की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये है कौन सी, ये कैस्पियन, कैस्पियन लेक, कैस्पियन झील। देखो अच्छा, कैस्पियन झील की बात चली है तो लगे हाथ में हम आपको जरा ये बता दें कि कैस्पियन के अगल बगल कौन से देश है। कैस्पियन झील, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। चलो, कैस्पियन के बगल के देश पूछ रहा है ना, कैस्पियन सागर भी कहा जाता है, कैस्पियन लेक भी है। इसके बगल के कौन से देश हैं, पहला देश है कौन सा, रसिया। फिर है कौन सा, सीरियल वाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज आप घूमेंगे ना, घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज ये देश बने हुए हैं, इसलिए इधर उधर मत करिएगा, एक साथ याद करिएगा। दूसरा कौन सा है, कजाकिस्तान है। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है। कौन सा, पहला रूस, दूसरा कौन सा, कजाकिस्तान, फिर तीसरा कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद आपको देश मिलेगा वो है क्या, ईरान। और ईरान के बाद दो देश है
उसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान ये देश हैं। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा रूस। और बीच में ये जो सागर है, बीच का ये जो हिस्सा है ये सागर है, और इस सागर का नाम है क्या? कैस्पियन। ठीक, कौन कौन से देश हो गए? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये कैस्पियन के किनारे हैं। ठीक, और यही दुनिया की सबसे बड़ी झील है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फटाक से ले लो ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, उम्मीद, चलो ले लिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि यही सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी था। और कैस्पियन सी के किनारे कौन कौन से देश थे? फटाफट एक बार हमारे साथ फिर से रिवाइज कर लो, जल्दी बता लो कौन कौन से देश कैस्पियन के किनारे। कौन सा पहला देश है? रसिया, यही तो था। उसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। उसके बाद आप हमारे साथ एक बार पढ़ते रहिएगा, ईरान, ईरान है। फिर उसके बाद क्या है? अजरबैजान है। ठीक, ये देश हैं सारे के सारे कैस्पियन सी के किनारे। 3,71,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। ठीक है, फिर कह रहा है विश्व का सर्वाधिक लवणता वाली जगह, झील, ऐसी कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है? बहुत से लोग इसका आंसर डेड सी देंगे, लेकिन डेड सी दूसरे नंबर पर है, लेक वॉन पहले पर है, और दूसरे पर कौन सी है? डेड सी। ठीक, ये याद रखिएगा, डेड सी कहां है? जॉर्डन में। ठीक है, और ये लेक वॉन कहां है? टर्की में। अगर कभी पूछ दे कि इसकी सैलिनिटी ये जो लेक वॉन की है कितनी, तो 338 ppm है, ये इसकी लवणता है। और दुनिया के सबसे ज्यादा खारे पानी की झील अगर कहा जाए, सबसे लवणता वाली झील अगर पूछा जाए, साल्ट वाटर लेक, तो वो हो जाएगी कौन सी? लेक वॉन। लेकिन अगर इंडिया की पूछ देता है लगे हाथ यहीं पर कि इंडिया की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो उसका नाम है चिल्का, चिल्का झील, उड़ीसा के पास है। अगर पूछता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या? सांभर। भारत की पूछे उत्तर चिल्का, भारत के अंदर पूछे उत्तर सांभर, पूरे विश्व का पूछे तो उत्तर हो जाएगा क्या? लेक वॉन। ठीक, आगे देखते, कह रहा है एशिया का सबसे गर्म स्थान। देख इसका, एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक हम विश्व की चीजें देख रहे थे, क्योंकि विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है वो है डेथ वैली। वो कहां पर है? यूएसए में। एशिया का सबसे गर्म स्थान कहां है? इजराइल में। इजराइल में एक जगह है तिरात जबी, वहीं पर है एशिया का सबसे गर्म स्थान। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क, साइबेरिया में, अभी हमने देखा। एशिया का सबसे आर्द्र स्थान, मतलब वेट, वो कौन सा हो जाएगा? जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, और वो है क्या? मासिनराम, इंडिया। अगला कह रहा है विश्व का सबसे निचला स्थान, यानी लोवेस्ट प्लेस। ये ध्यान रखिएगा, डीपेस्ट प्लेस और लोवेस्ट प्लेस में सबसे गहरा अगर स्थान पूछ देता है, अगर इसके साथ में ही हम वो भी लिख देते हैं कि जहां कंफ्यूजन होती है, वो होता है सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान, डीपेस्ट प्लेस। तो डीपेस्ट हो जाएगा क्या? मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे निचला स्थान पूछे, लोवेस्ट प्लेस, तो ये हो जाएगा डेड सी, और ये कहां पर है? जॉर्डन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे निचला स्थान भी देख लिया, सबसे गहरा स्थान भी देख लिया। अब देखते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी, और वो है कौन? सागरमाथा, नेपाल में। कहां है? नेपाल में है, और उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये 8,848 मीटर का है। ठीक है, अब देखने कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये है, ये यहां से लेके और यहां तक बिल्कुल एक लंबे स्ट्रेच में है ना? इतना लंबा ये मेरी स्लाइड ही गायब हो गई। चलो कोई नहीं, देखते। सबसे लंबा स्थान वही है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है उसको। ठीक है, रसिया पूरा इस पार से लेकर उस पार तक है, सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं इसको। अब कह रहा है कि यूराल पर्वत और लीना नदी के मध्य साइबेरिया का मैदान में 3 नदियां बहती हैं। यहां देख रहे थे हम लोग ना, ये
ये वाले हिस्से पर। देखो जरा इसको मिटाएं, क्योंकि इससे करने पर स्लाइड में कुछ गड़बड़ी आ जा रही। कह रहा है कि 3 नदियां, लीना नदी के बारे में अभी हमने आपको बताया था, ध्यान है आपको कि लीना नदी कहां बह रही थी? लीना नदी कहां बह रही थी? लीना नदी यूराल पर्वत के जस्ट अपोजिट साइड में, यानी कि रसिया के इस पार पर है यूराल, और उस पार कौन सी है? लीना नदी। ठीक, ये यहां बहती है लीना नदी, और यहां था क्या? यूराल पर्वत, यही तो था। इसके बीच का जो क्षेत्र है यही साइबेरिया का मैदान है। और इसी साइबेरिया के मैदान में कह रहा था कि 3 इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं, और उन नदियों का नाम क्या है? ओब, येनिसी और लीना। याद रखिएगा कि ओब, येनिसी और लीना ये किस मैदान में बहती हैं? ये है साइबेरिया का मैदान। और इसी साइबेरिया के मैदान में एक जगह है, उसका नाम है वर्खोयास्क, और यही दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी है। फिर कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल लेक, और वह एक फ्रेश वाटर लेक है। याद रखिएगा कि ये मीठे पानी की झील है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, अगर मीठे पानी की झील की बात की है और इसमें कह दे कि सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, तो ये एशिया में नहीं है, ये कहां है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। इसका नाम है क्या? सुपीरियर। सुपीरियर लेक है। यहां पर 5 झीलें पाई जाती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। इनका नाम याद रखिएगा क्रम वाइज। ठीक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर। और एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी हो जाएगी? एशिया में जो बैकाल लेक है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो सबसे गहरी भी झील यही है, और वो है कौन सी? बैकाल। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील पूछ देता है तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या? कैस्पियन। फिर एक सवाल दे रहा है तुर्की पर। तुर्की पर इसलिए पॉइंट हम लोगों ने रख दिया क्योंकि तुर्की में अभी हाल ही में एक भूकंप आया था, बहुत ही ज्यादा डैमेज करके गया है, बहुत सारे जनहानि हुई है, धन हानि हुई है, लोगों का मॉन्यूमेंट्स टूट गए हैं। तो वहीं पर एक्चुअली एक पर्वत है, 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसी के बीच के एक पठार है और एक जगह है, उसी का नाम हम लोगों ने मेंशन किया है कि जहां पर एक एल्ब्रुज माउंटेन है और दूसरा जाग्रोस माउंटेन है। 2 एल्ब्रुज और जाग्रोस, इन्हीं दोनों पर्वत का मिलन को कहा जाता है अराराट। इसी क्षेत्र में आया था भूकंप, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये एल्ब्रुस माउंटेन कहाँ है? वो भी तुर्की में है। जैग्रोस माउंटेन कहाँ है? वो भी तुर्की में है। और उन दोनों का जो मिलने वाला स्थान है ना, उसी को कहा जाता है माउंट अराराट। ऐसे ही भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में एक जगह है नीलगिरी की पहाड़ियां, जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिल रहे होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट वही टर्की में ही कह रहा है कि वहां पर एक पठार भी है, उसी दोनों पर्वतों के क्षेत्र में एक पठार है। जैसे इधर इंडिया में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट है, इधर से देखेंगे तो ईस्टर्न घाट है, और बीच में एक पठारी क्षेत्र है जिसको कहा जाता है दक्कन का पठार। वैसे ही तुर्की में भी इधर कौन सा है? जैग्रोस माउंटेन है, और इधर कौन सा है? दूसरा एल्ब्रस माउंटेन है। दोनों जहां मिल रहे थे वो था माउंट अराराट, और इस बीच के क्षेत्र को एनाटोलिया का पठार कहा जाता है। तुर्की में है कौन सा? एनातोलिया का पठार। भारत में कौन सा है जिसका नाम आपको ऑलरेडी याद होगा? दक्कन का पठार। साइबेरिया में कौन सा है? याकूत का पठार। और ऐसे देखा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है, उसको कहा जाता है पामीर या तिब्बत का पठार, पामीर नाट के नाम से जाना जाता है। पठार किसे कहते हैं? तो पठार, पहाड़, पर्वत, इसमें अंतर है। पहाड़ी होती है, उसका जो ऊंचाई होती है वो 300 मीटर से जनरली नीचे रहती है। 600 से 800 मीटर के आसपास ऊंचाई रहती है किसकी? पठार की। सामान्य जो जगह है इससे ऊंचाई पर होता है कौन सा? उभरा हुआ स्थान होता है, वो होता है पठार। पठार और पर्वत की एक खास अंतर ये होता है कि पठार का जो ऊपरी सतह होता है वो फ्लैट होता है, जैसे मेज आपका है ना, मेज की बिल्कुल समतल बना हुआ है, वैसे ही समतल आधार तो होता ही है, इसका ऊपरी हिस्सा जो है ना वो भी फ्लैट होता है, फ्लैट रूफ होता है पठारों का। जबकि पहाड़ों पर क्या होता है? कोनिकल शेप में होता है, ढाल थोड़ी तेज होती है। ये कुछ पठार हैं जो एशिया के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एनाटोलिया का पठार, दक्कन का पठार, याकूत का पठार और तिब्बत का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक दिया है बोर्नियो द्वीप। अब ये इस पर इतनी बार सवाल आ चुका है, इतना ज्यादा बार पूछा हुआ है कि आखिर इस बोर्नियो आइलैंड पर है क्या, कौन कौन से देश का कब्जा है इस बोर्नियो पर। देखो ये है, ये वाला जो रीजन है दिख रहा है आपको, ये मलेशिया, इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है,
और इस मलेशिया के ऊपर एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, ये बोर्नियो। आप अपना एटलस साथ में हमारे खोलिए ताकि आपको ढूंढना आसान हो जाए। इस बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश हैं, छोटा सा एक देश है इस पर, उसका नाम है ब्रुनेई। कौन सा है? ब्रुनेई। उसके नीचे कौन सा देश है जिस देश का कब्जा है? वो है कौन? मलेशिया। और मलेशिया के नीचे जो सबसे ज्यादा एरिया पर कब्जा कर रखा है इस आइलैंड पर, उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया आपस में लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया और ब्रुनेई आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। जैसे मान लो एक ये है आइलैंड, इस आइलैंड का नाम क्या हो गया? बोर्नियो द्वीप। ये कौन सा हो गया? बोर्नियो द्वीप। इस बोर्नियो द्वीप पर ये हिस्सा जो है, ये वाला बना किसका? जल्दी बताओ। ब्रुनेई का। इस पे कौन सा देश है? ये ब्रुनेई। ये देश कौन सा है? ब्रुनेई। फिर दूसरा एक देश है यहां पर ऐसे कब्जा कर रखा है, ये जो देश है, ये देश है कौन सा? मलेशिया। कौन सा? दूसरा ग्रीन कलर से जो बना रखा है, ये कौन सा है? मलेशिया। और जो तीसरा हिस्सा है नीचे वाला सबसे, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये किसका है? इंडोनेशिया का। तो आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया आपस में सीमा साझा कर रहे हैं। ये हरा रंग और काला रंग है, ये आपस में सीमा साझा तो करता है, लैंड बाउंड्री बनाता है, लेकिन ब्रुनेई के साथ इंडोनेशिया लैंड बाउंड्री नहीं बनाता। ये दिमाग में बैठा के रखिएगा कि बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश का कब्जा है। सबसे छोटा जो देश है वो है ब्रुनेई, उसके नीचे है मलेशिया और उसके नीचे है इंडोनेशिया। इस पर सवाल कई बार घुमा के पूछे गए हैं आज तक, इसलिए हम इसको बार बार आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। अब ये तो बात हो गई इन सारी चीजों की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद ये क्यूमुलेटिव रूप में देखने के बाद हम फिर एक एक देश को कवर करेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। चीजों को तोड़ के परोसा गया है आपको ताकि आराम से वो याद हो सके। नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले उस नदी की बात करते हैं जहां दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कही जाती है जन्म ली, उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जन्म लेती है सीरिया, तुर्की और इराक के क्षेत्र में। 2 नदियां हैं, दजला और फरात। इन नदियों का क्या नाम है? दजला और फरात। ये देखो, दजला नदी है और दूसरा फरात नहीं नदी है। इसका नाम अंग्रेजों ने बदल के क्या कर दिया था? टिग्रिस नदी, और दूसरा कर दिया था यूफ्रेटस नदी। ये बहती है कहां? तुर्की में, इराक में और सीरिया में। और यहीं पर जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया। आपने सुना होगा ना, इतिहास में आप पढ़े होंगे, जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाई जाएगी साथ में आपको बताया जाएगा कि एक मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, और वो थी इन्हीं नदियों के किनारे, दजला और फरात नदियों के किनारे। तो यही इस नदी का नाम है क्या? टिग्रिस और यूफ्रेटस। बात करते हैं दूसरी नदी की, जो पूरी एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ दे तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में बहने वाली नील नदी, 6500 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है। सबसे चौड़ी नदी पूछ दे तो उसका उत्तर हो जाता है अमेजन नदी, जो कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, जहां पर एक बीमारी अभी हाल ही में फैली थी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ साल पहले, 2 साल पहले, उसका नाम था कोरोना, कोविड, जिसको हम कहते थे कोविड-19 के नाम से जानते हैं, कोरोना वायरल डिजीज 19, क्योंकि उस साल में फैली थी इसलिए 19 ऐड कर दिया गया था। तो ये कोविड बीमारी थी, ये चीन का एक शहर है वुहान, वहीं से फैली थी। और चीन का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है संघाई, वो भी उसी नदी के किनारे है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस लंबी नदी का नाम है यांग टीसी क्यांग। ये चलो दूसरे पर हमने इसको बता दिया, यांग टीसी क्यांग के नाम से जानी जाती है। ये बहती है कहाँ? चाइना में, एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यहां पर 2 शहर हैं, कौन से? शंघाई और वुहान। और इसी नदी पर सबसे बड़े डैम एशिया चाइना ने बना के खड़े कर दिए 3, इसलिए उनको कहा जाता है 3 जॉर्ज डैम। वो एशिया की सबसे लंबी नदी पर है। दूसरी एक और चाइना की सबसे लंबी नदी के बाद एक नदी आती है जिसको कहा जाता है कि यह चीन का शोक है, चीन नदी का शोक कहते हैं। और यह अपने जो पानी बहाती है ना, उससे एक मैदान का निर्माण करती है, लोएस का निर्माण करती है, और वो है लगभग येलो, रेड एंड येलो सॉइल के जैसा। आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, मिक्स होता है पानी के साथ, इसलिए उसका कलर हो जाता है पीला रंग का।
इसीलिए, और ये कंटिन्यू मैदान में ले आ डिपॉजिट करती है। जब डिपोजिशन की वजह से, निक्षेपण की वजह से एक जगह जमा होता है, जमा होने की वजह से नदी बगल से निकल जाती है। जब भी इसमें पानी होगा रास्ता बदल देगी। ऐसा भारत में भी एक नदी करती है, पता है आपको? कोसी, ये बिहार में बहने वाली नदी है जो सप्त कोसी के नाम से आती है। अरुण नदी एक मेन रिवर है, नेपाल से निकलती है, उसी में कई सारी नदियां मिलती है और भारत में जब इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है कोसी। और यही कोसी बिहार में आती है और अपने मार्ग को इतनी बार परिवर्तित करती है तो इसको हम कहते हैं बिहार नदी का शोक। ऐसे ही बंगाल नदी में एक नदी है, बंगाल राज्य में एक नदी है दामोदर, उसको बंगाल नदी का शोक कहा, बंगाल का शोक कहते हैं। वैसे ही चीन में एक नदी बहती है, क्या नाम है इसका? येलो रिवर, या इसका नाम है वांग हो। येलो रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मार्गों में जो मैदान बना रही होती है उसका कलर हो जाता है येलो, तो चीन नदी का शोक कहलाता है, उसको कहा जाता है। फिर आते हैं अपने पड़ोसी देश, अपने पूर्व में एक देश है, कौन सी? म्यांमार। म्यांमार की एक बहने वाली दो ही नदियां हैं, साल्वीन और इरावडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नदियां हैं, इसलिए इसको रखा गया है। इरावदी नदी कहाँ है? म्यांमार में बहती है और इसी पर म्यांमार का एक शहर है यंगून, जहां पर पुराना इसका राजधानी था म्यांमार का। दूसरी कौन सी है? म्यांमार की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है क्या? साल्वीन नदी, और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इसी साल्वीन और इरावडी के बीच में एक ऐसे ही गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण हुआ है, इसको कहा ही जाता है गोल्डन ट्रायंगल, और ये अफीम के उत्पादन के लिए सबसे फेमस जगह है। इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, यही इरावडी नदी और साल्वीन नदी के बीचों बीच है ये एरिया, एक ट्रायंगल जैसा बनाता है। फिर आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है मेकांग, क्योंकि मेकांग गंगा परियोजना हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसलिए ये नदी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये निकलती है तिब्बत के पठार से, चाइना से, फिर आती है इधर भारत के पूर्वी क्षेत्र से बहते हुए जाती है म्यांमार में। म्यांमार के नीचे जब ये जाती है तो लाओस में, लाओस के साथ ये जाती है थाईलैंड में। देखो, चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, और उसी बीच में ये प्राकृतिक सीमा बना देती है दो देशों की। किसकी? म्यांमार और लाओस की प्राकृतिक सीमा बनाती है, थाईलैंड और लाओस की सीमा प्राकृतिक सीमा बनाती है ये नदी। बहुत लंबी नदी है और जाके साउथ चाइना सी में नीचे गिर जाती है। इसकी एक सबसे खास बात यह है कि विश्व का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है वो है अमेजोन में। दूसरा जो अगर पूछ देना कि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी वाला जो एरिया है वो इसी मेकांग नदी के किनारे है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है, सबसे ज्यादा कौन सा? अमेजन बेसिन, और दूसरा कौन सा? मेकांग नदी का बेसिन है। एक और नदी है लीना, ओब और यानिशी। ये तीन नदियां हमने बताई थी आपको, कहां? साइबेरिया के मैदान में। यूराल जो साइबेरिया का मैदान है, लीना नदी से लेके कहां तक? यूराल माउंटेन के बीचों बीच वाला क्षेत्र जो साइबेरिया का क्षेत्र है, उसमें तीन नदियां बह रही थी, लीना नदी, ओब नदी और यानिशी नदी। इन्हीं के बारे में दिया हुआ है कि आर्कटिक सागर यानी अच्छा, बात ये पूछता है कि लैप्टेव सागर में कौन सी गिरती है, कारा सागर में कौन सी गिरती है। ठीक है, ऐसे ही वोल्गा पर बार बार सवाल बनाया जाता है। जब आप यूरोप पढ़ेंगे तो देखेंगे वोल्गा नदी पर बार बार सवाल पूछता है कि वोल्गा नदी काला सागर में गिरती है कि वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। इसका उत्तर आप हमें दीजिएगा, फिर जब हम यूरोप पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ऐसे ही एक लीना नदी है, ये गिरती है लैप्टेव सागर में जाके, और जो ओब नदी है वो जाके गिरती है किसमें? कारा सागर में जाके। दोनों आगे पीछे है, पूर्व में देखेंगे तो लैप्टेव सागर है, पश्चिम में देखेंगे तो कारा सागर है, उसके पीछे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सफेद, व्हाइट सी। अच्छा, कारा सागर और काला सागर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये है कारा, KARA, और दूसरा हो जाता है ब्लैक सी, काला। ठीक है, बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की इसके पास में है। ठीक, अगली नदी जो मिलती है वो मिलती है कौन सी? सीक्यांग नदी। यांग सीक्यांग के बारे में पढ़े, लेकिन सीक्यांग नदी भी है। इसमें क्या है कि जो इसका फेमस शहर इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि ग्वांगझाऊ शहर और हांग शहर जो है ये इसी सीक्यांग नदी के किनारे है। क्योंकि यांग सीक्यांग हम लगाते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, हम जरा सी गलती करते हैं तो यांग सीक्यांग लगा के चले जाते हैं। इसका नाम है क्या? सीक्यांग, और उसका नाम था वुहान वाली नदी का नाम यांग सीक्यांग। फिर एक नदी है जो भारत के ऊपर से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है सुरमा घाटी में, और बांग्लादेश से होते हुए जाके गिर जाती है। उस नदी का नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। और इस ब्रह्मपुत्र में निकलती कहां से? चीन से, फिर आती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए देखेंगे तो नीचे सुरमा घाटी से बहते हुए चली जाती है मालदा फाल्ट में, जो बांग्लादेश का एरिया है, और वहां से बह के ये मेघना और पद्मा के नाम से अलग अलग मिलती है,
और जाके फिर नदी में पानी अपना गिरा देती है। इसी के किनारे सुंदरवन डेल्टा भी है। इसको चाइना में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, कुछ और नदियां थी जैसे कि सिंधु नदी है। अब जब हम इंडिया पढ़ेंगे, अब इतनी ज्यादा पूरी दुनिया की सारी नदी हम ही याद कर लेंगे तो फिर हो चुका ना काम। बहुत सारी नदियां हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वही हमने बताई है। इंडिया की नदियों को अभी इसमें छोड़ दिया गया क्योंकि वो इंडिया में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, कंटेंट उतना ही रखिए जितना आपके लिए जरूरी है। अननेसेसरी कंटेंट जितना बढ़ाओगे उतना ही मुश्किल में पड़ते चले, क्योंकि इतना कंटेंट याद नहीं हो पाता। ठीक है, पहले उन इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को देखते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर बात आती है कुछ स्टेट्स की। 25-30 स्टेट का एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट होगा, सिर्फ और सिर्फ नदियां होंगी, सिर्फ और सिर्फ झरने होंगे, ऐसे करके वीडियो बनेंगे। लेकिन अभी जब जिस महाद्वीप को पढ़ रहे हैं उस महाद्वीप में कुछ अगर इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जल संधियां हैं, उनके बारे में भी हम यही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ की जो कुछ जल संधियां हैं, सबसे पहले इसमें जल संधि का नाम लिखा हुआ है तत्तर जल संधि। ये जो रूस का सैखलिन द्वीप है, रूस रसिया खोलिए, देखिए इधर क्यूराइल आइलैंड छोटे छोटे पार्ट में बना होगा, और वहीं इधर ओखोत्सव सागर के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है सैखलिन द्वीप। तो रूस का मुख्य भूमि और सैखलिन द्वीप के ठीक नीचे जापान आपको मिलेगा। जापान के ऊपरी हिस्से पर देखिए एक छोटा सा आइलैंड होगा, देख एटलस में तो देखिए आप अपने, उसी को अलग करता है तत्तर जल संधि। दूसरी एक कौन सी? लापेरोज जल संधि, जिसको सोया स्ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है, सोया की जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रसिया है, रसिया के नीचे जापान शुरू हो रहा है ना, ये देखो यहां देखिए इसको, तो ये रहा जापान, ये रहा आपका। ठीक, यहां तत्तर जल संधि मिलेगी, और यहां पर कौन सी? यहां पर तत्तर जल संधि मिल रही थी, और यहां पर आपको कौन सी मिलेगी? सोया जल संधि। ठीक है, थोड़ा एटलस साथ में हमारे निकाल ले यार, हो जाएगा आपका काम। कि होकाइडो द्वीप और रूस के सैखलिन द्वीप को अलग करता है। ठीक, अच्छा, जापान के 4 द्वीप हैं, लगे या तो यही जापान की बात चली है, तो सबसे ऊपर ये याद रखिएगा, जापान के जो द्वीप है कैसे कैसे हैं। सबसे पहले कौन सा ऊपर, कौन सा है? होकाइडो। ठीक, उसके नीचे कौन सा है? होन्शु, यही सबसे बड़ा द्वीप। होन्शु यही पूरे जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु। ज्यादातर जो बड़े शहर आप नाम सुनते होंगे वो सब इसी पर है। फिर इसके नीचे है शिकोकू, शिकोकू, और सबसे नीचे कौन सा है? क्यूशु। जापान के ये 4 आइलैंड है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इसका क्रम याद रखिएगा, ये उत्तर की तरफ है और ये दक्षिण की तरफ है। तुरंत एटलस खोलिए, मैप में देखिए, सबसे ऊपर कौन सा है? होकाइडो, उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोकू, उसके नीचे क्यूशु, और इसी होकाइडो द्वीप के और सैखलिन द्वीप के बीच में आपको सोया स्ट्रेट मिलेगी। ठीक, लापेरोज की जल संधि या सोया स्ट्रेट। फिर नीचे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको? सुगारू जल संधि। सुगारू स्टेट है, सुगर केन स्टेट हो गया है यहां, रुक जाओ हम इसको मिटा दें। सुगारू स्टेट, और ये कहां पर है? देखो जरा तुरंत से, वही जो अभी आपने पढ़ रखे ना कि 2 द्वीप हमने बताए, होन्शु द्वीप और होकाइडो द्वीप, इन्हीं दोनों द्वीपों के मध्य कौन सा है? सुगारू जल संधि। फिर नीचे मिलेंगे एक कोरिया की जल संधि मिलेगी। ये जो क्यूशु द्वीप है ना, शिकोकू के नीचे जापान का सबसे आखिरी क्यूशु, और उसके जस्ट पश्चिम में मिलेगा आपको कौन सा? साउथ कोरिया वाला रीजन। कोरिया पेनिनसुला जो है, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया, इन दोनों द्वीपों को आपस में अलग करता है कौन सा? कोरिया की जल संधि। कोरिया से याद रहेगा कोरिया के स्टेट। फिर क्या बात करती है? ताइवान की। वहीं जस्ट एटलस में फिर नीचे देखिए एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई देगा, चाइना के पूर्वी क्षेत्र पर, साउथ चाइना सी जो है वहीं लगा हुआ ताइवान। उसी ताइवान को अलग करता है कौन सा? फार्मोसा स्टेट। इसका नाम ताइवान स्टेट के नाम से कम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ज्यादातर फार्मोसा के नाम से। ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसको ध्यान रखिएगा बना के। ये चाइना और ताइवान को आपस में अलग कर रहा होता है। वहीं जहां आप ताइवान की स्टेट देख रहे हैं ना, वहीं पर आपको मिलेगा क्या? लुजान, एक छोटा सा द्वीप है। ये ताइवान को और लुजान को भी आपस में अलग करता है। फिलीपींस के ठीक ऊपर देखिए छोटा सा एक आइलैंड आपको दिखाई देगा, लुजान, और वहीं लुजान स्टेट भी आपको बना हुआ
मिल जाएगा। फिर नीचे ऊपर ऊपर जब फिलीपींस के पास आते हैं ना, नीचे की तरफ आइए तो देखिए अभी हमने आपको बोर्नियो आइलैंड बताया था, बोर्नियो आइलैंड ढूंढिए। वहीं पर बोर्नियो आइलैंड के ऊपर ब्रुनेई है, नीचे मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है। उसी आइलैंड के ऊपर एक मकस्सार जलसंधि के नाम से मिलेगा आपको, मकसार स्ट्रेट। ठीक है, ये सेलेबस द्वीप और बोर्नियो द्वीप को आपस में अलग करता है। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो स्टेट वहीं पर जस्ट नीचे देखिए, सुंडा स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट। अगर आप इंडोनेशिया देखेंगे तो इंडोनेशिया में लगभग 1300 द्वीप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं उसमें। लेकिन यहां एक आपको मिलेगा, इसका नाम है क्या, सुंडा स्ट्रेट। जावा और सुमात्रा को आपस में अलग करता है। फिर यहां मिलेगी आपको मलक्का स्ट्रेट, जो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। लो, हमने फिर इधर से उधर कर दिया स्लाइड, कहीं तो था, ये है देखो जावा स्टेट। यही तो पढ़ रहे थे। जावा और सुमात्रा को अलग करता है कौन सा, सुंडा स्टेट। और फिर मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है कौन सा, मलक्का स्टेट। इन दोनों को मार्क करके वही रख लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स दैट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। चलो अगला देखते हैं, कह रहा है जोहरे की जलसंधि, जोहरे स्टेट। ये कहां पर, जैसे नीचे इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया, उसके ऊपर सिंगापुर। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सा है, मलक्का। और ये क्या कहते हैं, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो स्टेट है उसका नाम है क्या, जोहरे की जलसंधि। वहीं जस्ट ऊपर नीचे मिलेगी आपको। फिर नीचे मिलती है पाक स्टेट। ये तो भारत का है, तो आपको याद होगा। अब पाक से मत याद रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर बनाता है। पाक स्टेट है इंडिया और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में। इंडिया का जो आखिरी द्वीप है पंबम आइलैंड, जहां से धनुषकोडी स्टार्ट हो रही है, एडम्स ब्रिज जिसको कहते हैं, आदि पुल, और वहीं से लेके श्रीलंका के जो जाफना द्वीप है इसके बीच में बन रहा होता है एक स्टेट, इसको कहते हैं क्या, पाक स्टेट। फिर अगर पीछे अरब सागर में बढ़ेंगे, अब मैप ले आइए अरब सागर की तरफ, उसमें आके देखेंगे हमें मिलेगी हारमूज की जलसंधि, जो ओमान को, यूएई और ओमान को ईरान से अलग कर रहा होता है। ठीक है, वही देखिए बाबेल मंदाब और हारमूज दोनों आपको मिलेंगी। एक मिलेगी रेड सी में, नीचे वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में जोड़ती है कौन सी, बाबेल मंदाब। ये है देखो, यहां मिलेगी आपको, ये मिलेगा कौन सा, बाबेल मंदाब, और यहां मिलेगा हारमूज की संधि। जल्दी से ढूंढ लो एटलस में, ये मिलेगा कौन सा, हारमूज, और ये मिलेगा कौन सा, बाब एल मंदेब। इनके नाम से जाना जाता है। यहां कौन सा था, पाक स्टेट है ना। यहां देखो, यहीं ऊपर देखेंगे इंडिया म्यांमार के बीच में कोकस स्टेट। ठीक है, ये होगा कौन सा, सुंडा स्टेट। यही तो था, यही तो था सुंडा स्टेट। कोई दिक्कत, यहां पर मलक्का स्टेट, और इसके ऊपर आपको मिलेगी जोहरे स्टेट। यही तो है। तो बार बार बताया जा रहा है, तो उसको एटलस में अगर आप हमारे साथ देखते चलेंगे तो वो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो दो मिले आपको अरब सागर की तरफ, ये दोनों अरब सागर की तरफ हैं। एटलस उठाइए, दोबारा इनको मार्क करिए। देखिए क्या कह रहा है कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सा अलग करता है, बाबेल मंदाब, और ऊपर देखते हैं फारस की खाड़ी में तो मिलेगा आपको हारमूज स्टेट। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, झीलों की। चलो तो देखते हैं कौन सी झील है। तो यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, वो है कौन सी, कैस्पियन झील। ठीक है, तो यहीं पर देखेंगे झीलों के बारे में। तो यहीं पर हमें मिली थी पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन झील, उसके किनारे के देश। फिर यहीं जो बॉर्डर बना रही थी यूरोप के साथ, ब्लैक सी, उसके बारे में भी देखेंगे। दुनिया की सबसे गहरी झील भी हमें यही मिली थी, कौन सी, बैकाल लेक, उसके बारे में भी देखेंगे। इंडिया की झीलों को छोड़ देंगे, कुछ एक दो और झील हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो एशिया को हमने दो पार्ट में इसीलिए डिवाइड कर रखा है। यहां तक एशिया 1 के नाम से आपको एक फोल्डर में मिल जाएगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का फोल्डर, उसी में देखेंगे। तो पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट का पहला वीडियो है एशिया 1 पर, और दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा जल्दी ही एशिया 2 के नाम से। तो इन्हीं झीलों के साथ स्टार्ट करेंगे अपना अगला वीडियो। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए चैनल को। हाँ, कोई प्रॉब्लम आपको होती है
तो बेझिझक आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए। वहां से अगर किसी क्वेश्चन पर कई बार होता है फंबल होने की वजह से मिस्टेक हो जाती है, वो भी हम करेक्ट कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ओरिजिनेट हुए वो भी सही कर देंगे। अगर आप किसी और एग्जाम का मेंस का एग्जाम दे रहे हो ना, वहां से अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, लिख नहीं पा रहे हो, तो वो भी आप हमें बताइएगा, हम उसको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करा देंगे। चलो तो जुड़े रहो, बने रहो, देखते रहो। थैंक यू।